आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम। ये दो वैसे सेपरेट सिस्टम्स हैं, लेकिन हम इनको आज क्योंकि एज स्नेल में एज अ यूनिट इनको दिया हुआ, तो इन दोनों चीजों को हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, इसका जनरल अरेंजमेंट कैसा है, इसमें प्रोजेक्शंस कौन सी हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। फिर लिम्बिक सिस्टम के बारे में देखेंगे ये क्या चीज है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कनेक्शंस क्या हैं, इसके पाथवेज कौन से हैं, एंड पे इसका फंक्शन क्या है। तो बात करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन की। जो रेटिकुलर वर्ड है उस वर्ड का लिटरल मीनिंग ही नेट लाइक है। ठीक है, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है वेरियस न्यूक्लियाई का, जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी, पॉन्स के अंदर भी, मिड ब्रेन के अंदर भी ये मौजूद हैं। ठीक है, और कहाँ शुरू होते हैं, मेसेनसेफलॉन यानी मिड ब्रेन में, और डाउनवर्ड एक्सटेंड होते जाते हैं मेडुला तक। और कुछ इसके न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल सेगमेंट्स में भी प्रोजेक्ट करते हैं। जनरल अरेंजमेंट्स का इस तरह है कि तीन लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स में ये अरेंज्ड है। ठीक है, वैसे स्कैटर्ड कंसीडर किया जाता है इनको कि ये एम्बेड हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी ग्रुपिंग की जा सकती है। एक इसकी मिड लाइन ग्रुपिंग है, ठीक है, जिसको मीडियन कॉलम कहते हैं, बिल्कुल यानी कि जो सेंटर में मौजूद है। ठीक है, मीडियन प्लेन में, उसको हम कहते हैं मीडियन रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, रैफ वर्ड भी यूज करते हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट साइज न्यूरॉन्स होते हैं। फिर इसमें मीडियल कॉलम है, ठीक है, वो मिड लाइन से पैरेलल होता है, इसके अंदर लार्ज साइज न्यूरॉन है, और लेटरल कॉलम है जिसके अंदर छोटे साइज के न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं अलग, लेकिन टुगेदर रेटिकुलर फॉर्मेशन का फंक्शन जो है वो अरोजल में है और बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने में, क्योंकि ब्रेन स्टेम एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से टू एंड फ्रो ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, तो ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये सब न्यूक्लियाई उसमें डिवाइडेड होते हैं, लेकिन वो फिर एक अंडरग्रेड की डोमेन से बाहर आ जाती है, तो जस्ट हम यहाँ पे इसको डिवीजन की हद तक पढ़ेंगे। इसके एफरेंट प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। अब क्योंकि हमने बात की है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर लोकेटेड है ब्रेन स्टेम, जहाँ से टू एंड फ्रो पाथवेज जा रहे हैं, तो वहां अब इसके प्रोजेक्शंस इसमें सब इंपॉर्टेंट जगहों से आएगी। जैसे अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और मीडियल लेमनिस्कस आएंगे। ठीक है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में वेस्टिबुलर, एकूस्टिक और विजुअल पाथवेज यहाँ आएंगे। ठीक है, एफरेंट प्रोजेक्शंस का मतलब है कि उन पॉइंट से रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, सेरिबेलम से एक पाथवे है जिसका नाम है सेरिबेलो रेटिकुलर पाथवे। उसके बाद सबथैलेमस, हाइपोथैलेमिक, थैलेमिक न्यूक्लियाई और कॉर्पस स्ट्राइएटम और लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है वो बेसल न्यूक्लियाई, जो ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर जो न्यूक्लियाई एम्बेडेड है उनका एक पार्ट है। ठीक है, उससे, और लिम्बिक सिस्टम जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये एक सेपरेट सिस्टम है। इन सब जगहों से, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रेन के, उन सब से प्रोजेक्शंस आती हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, उसके अलावा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से फ्रंटल लोब की, और इवन सोमेस्थेटिक कॉर्टेक्स जो कि सारी की सारी सेंसेशन रिसीव करती है पैराइटल लोब की, उससे भी रेटिकुलर फॉर्मेशन में प्रोजेक्शंस आती है। ठीक है, इस पिक्चर में एक जनरल स्कीम है इनकी, कि सेरिबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, क्रेनियल नर्व से, ठीक है, कॉर्पस स्ट्राइटम से, ये सब जो डाइनसेफ्लॉन के न्यूक्लियाई हैं इनसे, लिम्बिक सिस्टम से, और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से इसमें जो है वो एफरेंट प्रोजेक्शंस आती हैं। ठीक है, इफरेंट प्रोजेक्शंस की बात करते हैं अब। ये आउटवर्ड, ये आउटफ्लो ट्रैक से किन स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फ्लुएंस करता है, रेटिक्यूलो बल्बर और रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, उसके अलावा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को और स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में भी इसके सेल्स जाते हैं, यानी कि मोटर कंट्रोल पे भी इसका इन्फ्लुएंस है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक आउटफ्लो और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो देता है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्पस स्ट्राइएटम, सेरिबेलम, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, टेक्टम, न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सब स्ट्रक्चर्स को ये अपनी डिफरेंट प्रोजेक्शन देता है। यानी कि देखें, अब ये इस तरह की चीज है कि ये दरमियान में एक मॉड्यूलेटर है, ये अपना इसका डायरेक्टली चीज पे इन्फ्लुएंस है, ज्यादा दूसरे पाथवेज के थ्रू इन्फ्लुएंस है। बाकी सब जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ये उनको मॉडरेट करवा के अपना एक्शन करवा रहा है। ठीक है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो मेन ब्रेन है, ठीक है, उसमें भी इसकी प्रोजेक्शन जाती है। ये फिर स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स के नाम मेंशन है, ताकि आप इनको एक क्विक रिवाइज कर सकें।
अब बात करते हैं फंक्शंस की रेटिकुलर फॉर्मेशन के। अब क्योंकि इतने सारे इसके कनेक्शंस हैं कि ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितनी न्यूरल एनाटॉमी पढ़ी है, जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का अभी तक जिक्र आया है, हर एक के साथ इफरेंट या अफरेंट प्रोजेक्शंस है रेटिकुलर फॉर्मेशन के, तो इसी वजह से इसके फंक्शंस भी बहुत वास्ट है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल के कंट्रोल की, ठीक है, अपने रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट से और रेटिकुलर बल्बर ट्रैक्ट से, ठीक है, रेटिकुलर स्पाइनल और रेटिकुलर बल्बर ट्रैक्ट से जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप रिकॉल करें तो अल्फा न्यूरॉन्स वो थे जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स यानी मेन मसल फाइबर्स को इम्पेक्ट कर रहे थे कंट्रेक्शन को, और गैमा फाइबर्स वो थे, गैमा न्यूरॉन्स, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स या छोटे फाइबर्स जो प्रोप्रियोसेप्शन में इन्वॉल्व है उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब उनके थ्रू ये मसल टोन और रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज करता है उसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। ये सारा कंटेंट बुक से है, हम जस्ट डिस्कस करेंगे, ये हर चीज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम हर पॉइंट के साथ इसको रिकॉल करते जाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन करेगा यानी कि जैसे आपको खड़े होने के लिए जरूरी है कि आपके जो एक्सटेंसर्स हैं उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो ताकि आप स्ट्रेट खड़े हो सकें, तो ये भी रेटिकुलर फॉर्मेशन करवाएगा, मसल्स को इतना स्ट्रांग रखेगा कि उन पे ग्रेविटी इफेक्ट ना करे, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि ये मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि जब बंदा किसी भी जोक में किसी भी बात के रिस्पॉन्स में हंसता है या कोई भी एक्सप्रेशन देता है, उसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन का रोल है, ठीक है। और उसके अलावा ये सोमैटिक और विसरल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी, अब जाहिर है इसकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्टेम के अंदर, और हमें पता है कि ब्रेन स्टेम के अंदर से सारे ट्रैक्स असेंडिंग भी जा रहे हैं, डिसेंडिंग भी जा रहे हैं, उस वजह से ये सारी जो फीलिंग्स हैं बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर से, ठीक है, उन सबको इन्फ्लुएंस करता है और डिपेंड करता है कि फैसिलिटेट करता है उनको या इनहिबिट करता है। यानी जैसे सपोज अगर आपने कपड़े पहने हैं, अब आपको पता है कपड़े टच होते रहेंगे, पहले पहनते फील होते हैं, बाद में आप उसको भूल जाते हैं, तो ये क्या करता है, इनहिबिशन क्रिएट करता है ताकि जो चीज नॉर्मल यूजुअल रिस्पॉन्स है बॉडी का बार बार उसकी तरफ ध्यान ना जाए, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी में हेल्प करता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गेटिंग थ्योरी है, कि गेटिंग थ्योरी ऑफ पेन हमने पढ़ी थी, कि अगर आप कहीं पर पेन हो रहा हो वहां पर अगर आप कोई और स्टिमुलस दें जैसे टच या प्रेशर का, तो ब्रेन उस टच या प्रेशर को ज्यादा रिस्पॉन्स करता है एज कम्पेयर टू पेन। तो कहते हैं कि पेन का गेट क्लोज करके हमने टच या प्रेशर का गेट ओपन किया है, तो इस चीज में भी रेटिकुलर फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा रोल है। उसके बाद बात करते हैं एएनएस की। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और सारे कॉर्टिकल न्यूक्लियाई भी इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये ओवरऑल सारी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, या पैरासिम्पैथेटिक को भी साथ कर सकता है डिफरेंट और स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, ठीक है। उसके अलावा इसका एंडोक्राइन सिस्टम पर इन्फ्लुएंस है। अब ये या तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को, ठीक है, या फिर ये डिफरेंट फैक्टर्स की रिलीज को या उनकी इनहिबिशन को कंट्रोल करता है, जो कि होते कहाँ से, पिट्यूटरी से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, वो मास्टर ग्लैंड है। अगर उसको कोई चीज कंट्रोल करेगी ऑब्वियसली वो बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगी, तो इस तरह कहते हैं हम कि रेटिकुलर फॉर्मेशन एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद इसका बायोलॉजिकल क्लॉक्स पे इन्फ्लुएंस है। बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह कंसिडर करते हैं कि बॉडी की जो एक नेचुरल रिदम होती है कोई भी काम करने की, इवन जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका भी एक नेचुरल रिदम है स्क्रीट होने का। फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल हार्मोन जो है वो मॉर्निंग में ज्यादा रिलीज होता है एज कम्पेयर टू नाइट, ग्रोथ हार्मोन नाइट में ज्यादा रिलीज होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। तो ये ह्यूमन बींग का, अब बॉडी के अंदर कैसे पता चलता है कि दिन है कि रात है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बॉडी का अपना सिस्टम है जिससे इन्फ्लुएंस होता है ये सब प्रोसेस। और है ये किसकी वजह से, रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। बॉडी की नेचुरल जो क्लॉक है, नेचुरल जो रिदम है, वो रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से है, जिससे बॉडी को पता चलता है दिन है या रात है। यही वजह है कि जब टाइम जोन चेंज होता है तो आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका स्लीप वेक साइकिल भी एडजस्ट होने में, ठीक है, बॉडी की
रिदम चेंज होती है उस टाइम के साथ, ठीक है। सनलाइट इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन अल्टीमेटली करवाना तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ने है ये सब कुछ। फिर है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में साथ थैलेमस भी इन्वॉल्व है और कुछ और कॉर्टिकल पाथवेज भी। तो ये है क्या, जिस चीज का हम ज्यादा हमेशा रिलेट करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से, कि अरोजल और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कंट्रोल करता है। अब क्योंकि बहुत सारे हायर सेंटर के पाथवेज रेटिकुलर फॉर्मेशन से गुजरते हैं, इस वजह से ये जो है इतनी एबिलिटी है इसमें कि सोए हुए बंदे को जगा सके। फॉर एग्जाम्पल, बंदा सोया हुआ है, आप उसको जो है वो चुटकी काटते हैं, वो उठ जाता है, क्यों? क्योंकि जो पाथवे है सारा वो गुजरा है, और ठीक है, सारा सेंसेशन कैरी करने का पाथवे असेंडिंग ट्रैक्ट है वो पास हुए हैं ब्रेन स्टेम से। उन्होंने रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम को भी मैसेज दिया है कि कोई ज़रा काइंड ऑफ खतरा है ना, उस टाइम जब आप सोए होते हो, तो वो ये एक ऐसी चीज है जो आपको पिंच करके मतलब आप उठा दिया गया है। उसका मतलब है कि आप इसको एक्टिव रिस्पॉन्स करें तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाता है इस केस में, ठीक है। और उसके अलावा वेकफुलनेस की डिग्री, यानी कितना आपने रिस्पॉन्स करना है, नींद आने का सारा फिनोमेना, किस टाइम सो जाना है, किस टाइम जागना है, ये सब रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने एक पेशेंट की देखी थी कि वो वैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसका डेड था, लेकिन उसके ब्रेन स्टेम फंक्शनल थी। तो यानी वो समझता कुछ भी नहीं था, जस्ट वो सोता और जागता था नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह। यानी रात जब होती थी वो सो जाता था और सुबह उठ जाता था, बाकी उसकी कॉर्टिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना मूवमेंट थी, ना सुनना था, ना कोई चीज थी। जस्ट जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की वजह से वो सोता जागता था, ठीक है। और इसके अलावा कहीं पे ये भी रिपोर्टेड है कि बंदा स्माइल कर सकता है अगर उसका रेटिकुलर फॉर्मेशन फंक्शनल हो, क्योंकि मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल होते हैं। तो जितना इन्फ्लुएंस इसका है कि कॉर्टेक्स नहीं भी काम करी, क्योंकि वैसे भी जो फेशियल नर्व न्यूक्लियाई है वो भी ज़्यादा ब्रेन स्टेम में है। तो ये भी एक कहा जाता है कि अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्ट्रोक हो जाए तो भी बंदा स्माइल कर सकता है रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से। तो जिस पेशेंट की बात करी उसका ये था, फैमिली इसलिए कन्विंस नहीं थी कि पेशेंट ब्रेन डेड है, क्योंकि वो सोता जागता भी था और रिस्पॉन्स भी यानी स्माइल की सूरत में दे देता था, जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से था। थोड़ा बहुत यानी एक्टिविटी उसकी थी, सही। तो ये समरी है, ठीक है, कि सारी तरह की एक्टिविटी, क्योंकि सब कुछ यहाँ से होकर गुजरेगा, ये हर तरह की एक्टिविटी को, चाहे वो जनरल सेंसेशन से रिलेटेड हो, स्पेशल सेंसेशन से रिलेटेड हो, कंट्रोल करेगा। और इन टर्न मोटर रिस्पॉन्स को, स्केलेटल मसल के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। लिम्बिक जो वर्ड है इसका मतलब ही बॉर्डर या मार्जिन है, ठीक है। लिम्बिक वर्ड जो है लैटिन से, इसका मतलब है बॉर्डर या मार्जिन, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के दरमियान, ठीक है, बॉर्डर पर मौजूद है। इस वजह से इसको कहा है लिम्बिक सिस्टम, ठीक। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हाइपोथैलेमस है, इनके दरमियान में ये मौजूद है, तो इसका नाम रखा है लिम्बिक सिस्टम। इसके अंदर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये वो सेट है जो कि इमोशंस, बिहेवियर, सेक्सुअल ड्राइव और मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो ग्रुपिंग इसकी हम करते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ये फंक्शनल ग्रुपिंग है, एनाटमिक नहीं। एनाटमिकली ये एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि ये फंक्शन इसके डिटरमाइन हो सके, ठीक है। अब ये क्योंकि सिस्टम है, इसके अंदर सेरिब्रम के भी कंपोनेंट है, डाइनसेफ्लॉन के भी कंपोनेंट हैं, और मीजनसेफ्लॉन के भी कंपोनेंट्स हैं। यानी कि जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो जस्ट एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो सेट, क्योंकि ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन तो नहीं है ना कि एक स्ट्रक्चर का नाम हमने लिम्बिक सिस्टम रखा है, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है कि जिन चीजों का फंक्शन एक जैसा था उन सबको हमने, चाहे वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा थे, चाहे वो डाइनसेफ्लॉन का हिस्सा थे, चाहे वो मेसेनसेफ्लॉन या मिड ब्रेन का हिस्सा थे, लेकिन उनका फंक्शन इन सब चीजों से रिलेटेड था जिनका हमने जिक्र किया, यानी कि इमोशंस, बिहेवियर और ड्राइव, मेमोरी। तो हमने उन सबको एक सेट, एक हेडिंग के अंदर क्लासिफाई कर दिया जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ओवरऑल फंक्शन क्या होगा इन सबका, मेमोरीज प्रोसेस करना, इमोशनल स्टेट क्रिएट करना, ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव से रिलेटेड है, और एसोसिएटेड बिहेवियर जितने भी रिस्पॉन्सेज। अब इसके अंदर एरियाज कौन से हैं, सेरिब्रल के
सेरिब्रम के कंपोनेंट्स में से कॉर्टिकल एरियाज हैं जिसको हमने लिम्बिक लोब कहा था। अगर आप रिकॉल करें सेरिब्रम में तो मीडियल साइड पर एक लिम्बिक लोब मौजूद थी। उसके अंदर अगर रीजन्स की बात करें, एनाटॉमिकल रीजन्स की, तो सिंगुलेट गायरस आता है, डेंटेट गायरस आता है और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस आता है। ये सब किसके पार्ट्स हैं? ये ज्यादा टेम्पोरल लोब का रीजन है सारा, ठीक है। और कुछ पैराइटल लोब की भी इनपुट होगी इसमें। न्यूक्लियाई की बात करें तो हिप्पोकैम्पस और अमिगडालाइड बॉडी है। ट्रैक्ट्स में फॉर्निक्स आता है, वो क्या है अभी हम देखते जाएंगे, ठीक है। फिर डायसेफलिक कंपोनेंट्स में थैलेमस का एंटीरियर न्यूक्लियर ग्रुप है। हाइपोथैलेमस का वो सेंटर्स हैं जो इमोशंस, एपिटाइट और रिलेटेड बिहेवियर से रिलेटेड है। अभी हमने ये बात की कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, तो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर कहीं भी लोकेटेड है, लेकिन फंक्शन अगर वो ये वाला कर रहा है जो यहाँ पर मेंशन है, तो उसको हम लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन भी शामिल होगा, ठीक है, इसके अंदर। तो इस पिक्चर में आप जर्नल देख सकते हैं, ठीक है। डेंटेट गायरस है, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है, हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूक्लियाई हैं और सिंगुलेट गायरस है, ठीक है। मैमिलरी बॉडीज भी आ जाता है, इसके ट्रैक का हिस्सा बनाता है। अब दो टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ पढ़ी है, एक को लिम्बिक लोब कहते हैं, एक को लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीजें क्योंकि टर्म्स यूज होंगी तो फिर बंदा कंफ्यूज होता है इन चीजों में। तो क्लियर होना चाहिए कि लिम्बिक लोब एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिम्बिक लोब एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लिम्बिक सिस्टम एक फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब लिम्बिक लोब के अंदर क्या आता है? इसके अंदर कॉर्टिकल एरियाज आते हैं लिम्बिक सिस्टम के, यानी जो हिस्सा लिम्बिक सिस्टम का कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लोकेटेड है, वो हिस्सा लिम्बिक लोब है। और बाकी जो सब चीजें हैं वो फिर सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अब जैसे कि लिम्बिक लोब के अंदर पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, ऑर्बिटल फ्रंटल ट्रैक्ट्स, ठीक है, आ जाते हैं, सिंगुलेट गायरस है, इंसुला है। इनमें से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे आज, कुछ फर्दर जो आगे चैप्टर आते जाएंगे उनमें डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चीजें टाइम टू टाइम क्लियर होती जाएंगी, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हम उन चीजों पे फोकस करेंगे आज जो जस्ट लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड हैं और इस रीजन में मौजूद है जहां लिम्बिक लोब है, ठीक है। बाकी जो चीजें साथ साथ आती जाएंगी, जैसे बेसल गैंग्लिया के जो कंपोनेंट्स हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस के, वो हम रेलिवेंट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे ताकि आज हमारा कंटेंट ज्यादा ना हो, ठीक है। जस्ट जो रिलेट हो सके, समझ आ सके। अब लिम्बिक सिस्टम पे वापस आते हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर यही लिम्बिक लोब, यानी ये जो सब हमने कंटेंट देखा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पोर्शन प्लस ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ मेंशन है, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियाई में एमिगडाला है, सेप्टल न्यूक्लियाई है, मेमिलरी बॉडी है, एंटीरियर थैलेमस है, ठीक है। फिर कनेक्शंस आ जाते हैं, फॉर्निक्स नाम का मीडियन फोरबेंड बंडल है, स्ट्राया टर्मिनलिस है, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ठीक है। मल्टीपल पाथवेज भी इसका हिस्सा है, क्योंकि ये वो है जो इन सब मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं आगे एरियाज में। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन की बात करते हैं अब। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन भी एक रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर हिप्पोकैम्पस, डेंटेट गायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये जो CA1, 2 और 3 लिखा हुआ है, ये वाला रीजन वो है जो हिप्पोकैम्पस है, आप येलो से देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे एक वर्ड लिखा है जिसके अंदर लिखा है कॉर्नु एमोनिस, ये इसका पुराना नाम, ठीक है। उसी की वजह से ये CA1, CA2, CA3 है, ये इसके रीजन्स के नाम है। अब है इस तरह के, नॉर्मली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हिप्पोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर जस्ट 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तभी इसके लेयर्स के नाम अलग अलग लिखे हुए, CA1, CA2, CA3, ठीक। उसके इमीडिएटली साथ एक और एरिया है जिसका नाम है डेंटेट गायरस, ठीक है। और उसके अलावा एक एरिया है जिसको पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस कहते हैं, ये जो ब्लू से लेबल्ड है ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जब इकट्ठे होते हैं तो ये हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन कहलाते हैं, ठीक। अब हिप्पोकैम्पस प्रॉपर भी अक्सर जगह पे लिखा होता है, अगर वो लिखा होगा तो उसका मतलब होगा ये वाला हिप्पोकैम्पस, यानी CA1, CA2, CA3 वाला, और उसके अंदर डेंटेट गायरस भी ऐड कर दो तो वो हिप्पोकैम्पस प्रॉपर। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, तो हम फिर स्नेल की फॉलो करेंगे। स्नेल में ये पैटर्न है, तो हमें क्या पता होना चाहिए अभी तक इस बात के बारे में कि हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन के अंदर हिप्पोकैम्पस है, डेंटेट गायरस है और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है।
सबसे पहले बात करते हैं हिपोकैम्पस की, ठीक है। हिपोकैम्पस क्या चीज है? हिपोकैम्पस एक कर्व्ड एलिवेशन है ग्रे मैटर की, यानी कि ये जो है अंदर इसके ग्रे मैटर है, यानी कि नर्व सेल बॉडीज की कलेक्शन है, डेंड्राइट्स की कलेक्शन है, जो लेटरल वेंट्रिकल के पूरे फ्लोर में मौजूद है। अब यहाँ पर फ्लॉ ये आ जाता है कि हमने वेंट्रिकल अभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये सब चीजें हम पढ़ेंगे तो फिर हमें वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी समझने के लिए आपको इतना समझना है कि ब्रेन की मिड लाइन में मौजूद है ये, ठीक है। जहाँ सेंटर होता है ब्रेन का, वहां ये पास मौजूद है। और है क्या चीज है? ये ग्रे मैटर की एलिवेशन है जो पूरे फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में है, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड एंड है ना, एक कोना जो एक्सपेंडेड है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम पेस हिपोकैम्पस कहते हैं, ठीक है। पेस हिपोकैम्पस इसका एक एक्सपेंडेड पोर्शन है। अब बात ये आती है इसका नाम हिप्पोकैम्पस है क्यों? ये हिप्पोकैम्पस जो है ना, ये सी हॉर्स जो होता है ना, उसका लैटिन या आई गेस ग्रीक नेम है डिफरेंट लैंग्वेज में। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये बिल्कुल सी हॉर्स से रिजेंबल करता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हिप्पोकैम्पस है प्रॉपर, और ये इसके साथ कंपेयर करने के लिए सी हॉर्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक वेटिक एनिमल है, एक सी में मौजूद होता है, सी हॉर्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी जैसी शेप है, इसलिए इसका नाम हिपोकैम्पस है, ठीक है। पहला नाम क्या था? कॉर्नु अमोनिस, ठीक। अब इसकी जो कन्वेक्स वेंट्रिकुलर सरफेस है, यानी कि ये जो कर्व बना हुआ है, अब ये जगह क्योंकि इसके ऊपर वेंट्रिकल लाई करती है जो ब्रेन की कैविटी है, इस जगह पे एक थिन लेयर मौजूद है व्हाइट मैटर की, उसको हम कहेंगे एलवीएस, ठीक है। ये देखिए ये कर्व है ना सारा, CA1 CA2 CA3 से आपको समझ आना चाहिए, ये हिपोकैम्पस है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक व्हाइट मैटर, खुद ये ग्रे मैटर है, इसके ऊपर व्हाइट मैटर की कवरिंग है जिसका नाम है एलवीएस, ठीक है। अब एलवीएस क्या है कि जो नर्व फाइबर्स हिपोकैम्पस के अंदर, हिपोकैम्पस के ग्रे मैटर के अंदर मौजूद हैं, ये जब एग्जिट कर रहे होते हैं ना, तो ये एलवीएस बनते हैं, ठीक है। फिर एलवीएस आगे से जाकर एक बड़े बंडल में कन्वर्ट होता है और डिफरेंट जगहों के फाइबर्स मिलाकर, तब उसको फिम्ब्रिया कहते हैं, ठीक है। और फिम्ब्रिया जो है फिर आगे जाकर क्रस ऑफ फॉर्निक्स बनाता है, वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन अभी इस लेवल तक ये पता होना चाहिए कि हिपोकैम्पस क्योंकि ग्रे मैटर है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, और न्यूक्लियाई की सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स हैं। उनके एक्सॉन्स जब एग्जिट करते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं, जहाँ कलेक्ट होते हैं सारे, तो वो एलवीएस है, ठीक है। एलवीएस व्हाइट मैटर्स का बंडल है, और वो जब फर्दर एक्सटेंड करते हैं तब वो फिम्ब्रिया कहलाते हैं, ठीक। फिम्ब्रिया से नेक्स्ट क्या होता है? जैसे देखिए ये हिपोकैम्पस है, यहाँ से जब ये एग्जिट किया तो इस पॉइंट पर होना चाहिए ये एलवीएस, ठीक है। एलवीएस जब आगे जाता है तो ये फिम्ब्रिया बनता है, ठीक। फिम्ब्रिया जो है ये फिर आगे जाते जाते क्रस ऑफ फॉर्निक्स, यानी है ये व्हाइट मैटर का बंडल, लेकिन जैसे जैसे प्रोसीड करता जा रहा है, साइज में एक्सटेंड जा रहा है, डिफरेंट जगहों से व्हाइट मैटर आ रहा है, और इसका नाम चेंज होता जाएगा अपनी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। पहले हिपोकैम्पस था, फाइबर्स निकले तो एलवीएस बना, एलवीएस के बाद फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया के बाद फॉर्निक्स है अब, ठीक है। अब फॉर्निक्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे क्रूर ऑफ फॉर्निक्स है, क्रस ऑफ फॉर्निक्स बन जाएगा। और उसके बाद हिपोकैम्पस एंड कहाँ पर होता है? जहां पर कॉर्पस कैलोसम का स्प्लीनम होता है। अगर आप रिकॉल करें तो कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा। अब ये जो इसका एंड था ना पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर, इसका नाम था स्प्लीनम। यहाँ यानी क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ही ऐसा, अगर आप इस शेप को देखें तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्पस क्लोसम के नीचे एरिया, ये बिल्कुल उसके नीचे एडजस्टेड होता है, ठीक है। तो ये उसके स्प्लीनम के नीचे एंड हो जाता है। अभी हम एक दफा यहाँ देखिए, ये जहां पर वेंट्रिकल्स हैं और कॉर्पस कैलोसम है, वहां पर ये एडजस्टेड है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक मरतबा इस पिक्चर में देखें, ये सिंगुलेट गायरस और इस स्ट्रक्चर के दरमियान में यहाँ होता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर मौजूद है नीचे। अच्छा, इस पिक्चर में आपने एक चीज नोटिस करनी है जो मैंने हाईलाइट की है, इसका नाम है सबिक्यूलम इस स्ट्रक्चर का। ये भी एक हिपोकैम्पस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये, अभी हमने बात की कि बाकी जो सारा सेरिब्रम है वो 6 लेयर्ड है, लेकिन हिपोकैम्पस 3rd लेयर है। तो ये सबिक्यूलम वो पॉइंट है जहां 3 से 6 लेयर वाली ट्रांजिशन होती है,
ठीक है, यानी कि यहाँ से पीछे पीछे हिप्पोकैम्पस की 3 लेयर्स है और इससे आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाली 6 लेयर्स है, यानी जो ट्रांजिशन है वो यहाँ होती है सबिक्यूलम के लेवल पर। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन की, तो इसको हम डेंटेट गायरस कहते हैं। ठीक है, ये भी ग्रे मैटर का ही बैंड है, फर्क ये है कि ये नैरो है, छोटा है। ठीक है, नैरो नॉच्ड स्ट्रक्चर है बिल्कुल, ये छोटे छोटे फाइबर्स इसके अंदर है, ये डेंटेट गायरस है। सही, ये कहाँ मौजूद है? ये हिप्पोकैम्पस के फिम्ब्रिया और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, जो बाकी दो स्ट्रक्चर्स हैं इस रीजन के, उनके दरमियान मौजूद है। यानी कि ये ऊपर हिप्पोकैम्पस है, नीचे पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, उनके दरमियान में ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक, अब ये गायरस जो है, ये बिल्कुल जिस तरह फिम्ब्रिया जा रहे होते हैं ना हिप्पोकैम्पस के फाइबर्स, उनके साथ साथ ये कंटिन्यू करता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये फॉर्निक्स जा रहा है, यानी जो हिप्पोकैम्पस से सारे फाइबर्स लेकर, तो उसके साथ साथ ही ये डेंटेट गायरस भी ट्रेवल कर रहा है। और जब ये स्प्लीनम के पॉइंट पर पहुंचता है, यानी कॉर्पस क्लोसम के स्प्लीनम वाले पॉइंट पर पहुंचता है, इस जगह पर, वहां जाकर ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको इंडूजियम ब्राइसियम कहते हैं। ठीक है, अब ये खुद क्या स्ट्रक्चर है? ये भी ग्रे मैटर का बैंड है, जिसके जो कॉर्पस कैलोसम के सुपीरियर एस्पेक्ट को कवर करता है। ठीक है, कॉर्पस, अब ये कॉर्पस क्लोसम यहाँ था ना, ये कॉर्पस कैलोसम के ऊपर आ गया ये वाला स्ट्रक्चर। यानी नॉर्मली जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है वो कॉर्पस कैलोसम से नीचे है, लेकिन अब क्योंकि ये कर्व करके ये इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ये स्प्लीनम है ना, ये वाला रीजन, इस पॉइंट पे होता है स्प्लीनम। ठीक है, तो ये उससे ऊपर चला गया है अब, और कर्व करके आ गया, और इस एरिया का नाम अब क्या है स्ट्रक्चर का? इंड्यूसियम ग्राइसियम। ठीक, अब ये जो इंडोसियम ग्राइसियम है, इसके अंदर दो वाइट फाइबर्स होते हैं, बंडल्स। ठीक है, उनको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया कहते हैं, और बाद में आकर ये जो बैंड है ये टर्मिनेट हो जाता है आगे। ठीक है, इंडोसियम ग्राइसियम जो बैंड है ये आगे आकर टर्मिनेट हो जाता है, और जिस स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है उसका नाम अनकस है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस की पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसको पढ़ने में, लेकिन जब आप एक दफा इसको फ्लो चार्ट की तरह कि एक स्ट्रक्चर किस तरह दूसरे में ट्रांजिशन होता है इस तरह देखेंगे, तो ये आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तीसरा जो पोर्शन हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन का है वो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है। अब ये पूरा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो यूनिट का हिस्सा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये कहाँ लोकेटेड है, ये सबसे इंफीरियर पोर्शन है इस यूनिट का, और इसका तरीका ऐसे है कि यहाँ इस व्यू में ये थोड़ा नजर आ रहा है ना, यानी ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखिए पैरा हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स लिखा है, तो ये सबसे नीचे लाई कर रहा है, इसके ऊपर फिर मौजूद है हिप्पोकैम्पस, जैसे इसके ऊपर लाई करता है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, इसके अंदर से नजर आ रहा है कि इसके नीचे मौजूद है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस या कॉर्टेक्स। ठीक है, इसी से साथ मौजूद है इंटोराइनल कॉर्टेक्स, पेरीराइनल कॉर्टेक्स, ये ऑल्फेक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। सिचुएटेड ये लिम्बिक सिस्टम की विसिनिटी में है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम का खुद ऑल्फेक्शन में रोल नहीं है। ठीक है, ये यानी कि टेम्पोरल लोब से रिलेटेड एरिया है ना सारा, तो ये टेम्पोरल लोब के स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्बिक सिस्टम के आसपास मौजूद हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे जिसका नाम है अमिगडालाइड न्यूक्लियस। ये, इसका नाम अमिगडाला इसलिए है कि ये एक वर्ड है डिफरेंट लैंग्वेज का, वो आलमंड के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसकी शेप कंसीडर करते हैं कि बादाम की जैसी है। ठीक है, जैसे आलमंड होता है तो ये उस तरह का है, इसलिए इसका नाम है अमिगडालाइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये कहाँ मौजूद है? ये लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न के पास मौजूद है। ये जो ब्लू कलर से है ना, ये लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, ये इसके इंफीरियर हॉर्न के पास मौजूद है, और ये बेसल गैंग्लिया जो है उनके स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज हुआ हुआ है। इसलिए अक्सर ये चीज कंफ्यूज करती है कि अमिगडालॉइड न्यूक्लियस जो है वो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है या बेसल गैंग्लिया का, तो याद रखना कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है,
क्योंकि लिम्बिक सिस्टम एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, लिम्बिक लोब का हिस्सा है, ठीक है। लिम्बिक लोब का भी हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा है, लेकिन प्रॉपरली एनाटॉमिकल जो हिस्सा है ये ये लिम्बिक लोब का ही है, बेसल गैंग्लिया का नहीं है। उनके साथ जिक्र आता है इसका बार बार, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। एक दफा ये पॉइंट रिकॉल कर दूं, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस के बारे में ये क्वेश्चन होता है कि ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है या बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया के साथ सिचुएटेड है, उससे कनेक्शंस हैं, लेकिन हिस्सा ये लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम का ही है एनाटॉमिकल। बेसल गैंग्लिया अलग एंटिटी आ जाती है, ठीक है। वापस आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, इंफीरियर हॉर्न के साथ। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से एक बैंड ऑफ स्ट्रक्चर इमर्ज करता है, ठीक है, जिसको स्ट्राया टर्मिनालिस कहते हैं। और इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है फर्दर दो ग्रुप्स की, बेसोलेटरल ग्रुप है, कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा हम इसकी डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अंडरग्रेड की डोमेन से बाहर है। इसके बारे में सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि नाम इसका इसलिए है कि एलमंड शेप है ये। और तीसरी बात इसकी ये याद रखनी है कि इसके पीछे स्ट्राया टर्मिनालिस नाम का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिंग पाथवेज की लिम्बिक सिस्टम के। लिम्बिक सिस्टम के कनेक्टिव पाथवेज क्या है, वही जो सारा व्हाइट मैटर का कनेक्शन है ना, कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे में जाना, वही सारा इसका कनेक्टिंग पाथवे है। यानी कि क्या आ जाएगा, हिप्पोकैम्पस से पहले एल्वियस, ठीक है। एल्वियस के बाद क्या आ जाएगा, फिम्ब्रिया, ठीक है। एल्वियस होगा, फिम्ब्रिया होगा, और उसके बाद फिम्ब्रियस के बाद फॉर्निक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्निक्स के डिफरेंट पार्ट हैं। फॉर्निक्स जैसे सबसे पहले क्रस्ट ऑफ फॉर्निक्स होगा, ठीक है। और ये जो क्रस्ट है ये दोनों साइड से बेंट होगा। अब आप देखें कि क्रस्ट जो है ये टर्न कर रहा है। अब ये क्रस्ट वो पोर्शन है जो कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल साथ साथ पास करता है। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर का पैटर्न देखें तो बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम जैसा पैटर्न है इसका। ये इसको डेंटेट गायरस से कंफ्यूज नहीं करना, ये कनेक्टिंग पाथवे है और ये हिप्पोकैम्पस से है डायरेक्ट, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे कर्व पूरा पाथवे गुजरेगा, ठीक है। पहले फॉर्निक्स का क्रस होगा, ठीक है। वहां से आगे जो क्रस है वो कन्वर्ज करके बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बनाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के साथ साथ ये स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा अगला, वो कहलाएगा कमिश्चर ऑफ फॉर्निक्स, ठीक है। कमिश्चर ऑफ फॉर्निक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ये डिकुसेट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। यानी यहाँ जब पहुंचेगा तो ये क्रॉस करके दूसरे हिपोकैम्पस से भी फाइबर्स लेकर एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो कनेक्टिंग पाथवेज क्या है लिम्बिक सिस्टम के, कि दो साइड्स का जो लिम्बिक सिस्टम है वो कैसे कनेक्टेड है। यही जो व्हाइट मैटर ट्रैक्स मर्ज किए हैं ये सारे क्रॉस होकर दोनों हिपोकैम्पाई को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी ऑफ ऑर्निक्स पे वापस आते हैं। इसकी हमने बात की थी कि ये बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के नीचे लाई कर रहा है, तो ये कॉर्पस कैलोसम के साथ कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है सेप्टम पेलोसिडम, ठीक है। सेप्टम पेलोसिडम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सेप्टम जैसे कर्टन होता है ना, बिल्कुल थिन सा स्ट्रक्चर है जो दो साइड की वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद है, ठीक है। फिलहाल सेप्टम पेलोसिडम पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस हम तब करेंगे जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे, सही। अब बॉडी ऑफ फॉर्निक्स जो है ये आगे कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बनाती है और वहां से जाकर ये मेमोरी बॉडीज नाम का स्ट्रक्चर है जो कि हिस्सा है सेरिब्रम का, उस पे जाके टर्मिनेट होती है। अगेन अब मेमोरी बॉडी को हम आगे इन स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रखने के लिए कि एक सेरिब्रम के पोर्शन पर आकर ये टर्मिनेट होता है। तो ये पूरा पाथवे है, सही। अब आप देखेंगे ये जो अमिगडाला है इसके पीछे एक लाइट कलर का पाथवे है पूरा जिसका नाम है स्ट्राया टर्मिनालिस। ये भी क्या है, ये भी बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। ये रन करती हैं क्लोजली हिप्पोकैम्पस के साथ और फंक्शन में इन्वॉल्व हैं।
हिपोकैम्पस स्ट्रक्चर और डेंटेट गायरस की बात करते हैं। हिपोकैम्पस स्ट्रक्चर, कैंपस के जैसे बात की थी कि पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर्ड है, लेकिन हिपोकैम्पस 3 लेयर्ड है। अब यहाँ जो 3 लेयर्स हैं वो कौन सी हैं? यहाँ मॉलिक्यूलर लेयर है, यहाँ मिडल सेल लेयर है, और डीप पोलीमॉर्फिक लेयर है। बिल्कुल जैसे बाकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है कि उनके वाले जो लेयर्स के सेल्स हैं वही यहाँ मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी पैरामिडल लेयर में पैरामिडल शेप सेल ही मौजूद हो, ठीक है, इसी तरह अरेंज्ड है। लेकिन जो पैरा हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स है वो, उसमें 6 लेयर्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ चेंज होती है? जो सबिक्यूलम जो मैंने आपको मार्क करवाया था रीजन पहले, वहां पर ट्रांजिशन होती है 6 लेयर से 3 लेयर स्ट्रक्चर में। अब पैरा हिपोकैम्पस में प्रॉपर सेरिब्रम कितना, 3 पार्ट्स है अभी हमने पढ़े, हिपोकैम्पस, डेंटेट गायरस और पैरा हिपोकैम्पल गायरस। अब हिपोकैम्पस में 3 लेयर्स हैं, पैरा हिपोकैम्पल गायरस में 6 लेयर्स हैं, लेकिन जो डेंटेट गायरस है ना वहां भी 3 ही लेयर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वहां की जो पैरामिडल लेयर है उसकी जगह वहां सेरिब्रम की ग्रेन्यूलर लेयर है, ठीक है। यानी उन्हीं टोटल 6 में से 3 किस्म की लेयर्स हिपोकैम्पस में थी। बाकी डेंटेट गायरस में सुपरफिशियल मॉलिक्यूलर और डीप पोलीमॉर्फिक सेल लेयर जरूर होगी, लेकिन मिडिल पैरामिडल की जगह यहाँ पर ग्रेन्यूलर लेयर होगी, ठीक है। बाकी पैरा हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स हिस्टोलॉजिकली बिल्कुल बाकी ब्रेन से मैच करता है। इसके एफरेंट और इफरेंट पाथवेज की बात करते हैं। अब तकरीबन 6 इसमें एफरेंट पाथवेज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलेट गायरस के जो पाथवे है, ठीक है, सिंगुलेट गायरस से जो कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ठीक है, इसको कॉर्टेक्स मेंशन किया हुआ है, इससे फाइबर्स आते हैं हिपोकैम्पस में, ठीक है। ये पैरा हिपोकैम्पल गायरस लिखा है कि इसके थ्रू आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर सेप्टल न्यूक्लियाई है, कुछ पोर्शन है ब्रेन का, ठीक है, उसमें से फाइबर्स आते हैं हिपोकैम्पस की तरफ। उसके अलावा हिपोकैम्पस में अपना डिकोसेशन भी है कि राइट में लेफ्ट और लेफ्ट में राइट से फाइबर्स आना, ठीक है। उसके बाद जो डेंटेट गायरस का पोर्शन था कर्व वाला, इंडोजियम राइसियम, उससे भी यहाँ पर, ठीक है, पाथवे आता है एक। उसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी एसोसिएटेड एरिया है जिसमें एंटोराइनल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, वहां से भी यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आते हैं। और एंड पे डेंटेट गायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस से भी हिप्पोकैम्पस में आते हैं, यानी जो अपने ही कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके अफरेंट पाथवेज हैं। इफरेंट पाथवेज जो हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं आगे? वो फिर आगे इन्हीं स्ट्रक्चर्स को दोबारा, जैसे जो ब्लू से मेंशन्ड है वो इफरेंट्स है, रेड वाले एफरेंट्स है, मेमोरी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, सेप्टल न्यूक्लियाई को जाते हैं। इसी तरह पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस को दिया जाता है। उसके अलावा सेप्टल न्यूक्लियाई, लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया, हाइपोथैलेमस को, और एक स्ट्रक्चर को हेबेनिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं उसको, ठीक है। इन सब को सप्लाई, यानी ये पिक्चर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है कि ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब अपने एफरेंट्स हिपोकैम्पस को दे रहे हैं और ये अपने इफरेंट्स उनको भेज रहे हैं। सिंगुलेट गायरस, सेप्टल न्यूक्लियाई, हिपोकैम्पस, यानी हिपोकैम्पस प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो, और क्रॉस ओवर भी आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रालेटरल साइड के हिपोकैम्पस से, ठीक है, इंडोजियम राइसियम से, एंटोराइनल एरिया से, डेंटेट और पैरा हिपोकैम्पल गायरस से। ये जो सब स्ट्रक्चर्स है ये वही है 6 पूरे जो बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, स्नेल से। और 5 जो आगे पास आउट होते हैं वो मेमोरी बॉडी, थैलेमस है, टेगमेंटम है, सेप्टल न्यूक्लियाई और हेबेनिकुलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। अभी हम स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं कि ये इमोशनल बिहेवियर में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इमोशनल बिहेवियर में, ठीक, लर्निंग और मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो, ठीक है। अब क्योंकि लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस भी आ जाता है और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन इसके साथ है, हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब जो इसके एक्सटेंसिव सिस्टम के अंदर जो अनेटमिकली अलग अलग चीजें हैं ना, उन सब का फंक्शन भी जाहिर है इसके कंट्रोल में आ गया। तो इसके अंडर चीजों का जो बाकी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फियर है, आप डर जाते हो तो हार्ट बीट तेज होती है, पसीना आता है, अब ये कौन कंट्रोल करता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो फियर का, इमोशन का जो फिजिकल एलिमेंट है, जो रिस्पॉन्स है, वो सारा भी इसके कंट्रोल में इस तरह आ जाता है। यानी जब ये आपको डराएगा कुछ, ठीक है, डर आपके अंदर क्रिएट करेगा तो साथ में हार्ट बीट भी तेज होगी, इवन जो स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जो
गूज बम्प्स जिनको कहते हैं, रोंगटे खड़े होना, बाल जो खड़े हो जाते हैं, ये तो ये सब चीजें जो है फियर के सारे एलिमेंट्स एएनएस के थ्रू इसके अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जो एंडोक्राइन एस्पेक्ट है फियर का, इमोशंस का, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जिन लोगों में होता है उनका कॉम्प्लेक्शन खराब, वैसे बड़े कहते हैं लेकिन है ये चीज के ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोगों में एसीटीएच रिलीज होता है और फिर वो उसके साथ मेलानिन रिलीज होती है, कॉम्प्लेक्शन डार्कर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का काम है, थर्स्ट सेटाइटी से रिलेटेड, तो उन चीजों को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इनपुट देता है, जैसे ठंडे हो जाते हो डर लगने से। तो मुख्तलिफ जो भी बॉडी के एलिमेंट्स हैं इमोशंस से रिलेटेड, जो फिजिकल रिस्पॉन्स आना है ना इमोशनल थॉट का, इमोशनल प्रोसेस का, वो सारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये सारी समरी है सारे स्ट्रक्चर्स की, आप लोग एक दफा इससे गो थ्रू करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो चीज नोटिस करने की, सेप्टम पेलोसिडम में इसके बारे में कहा था कि कर्टन लाइक थिन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक तो फॉर्निक्स को कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम के साथ, ठीक है, और उसके अलावा ये वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद है, इसको वेंट्रिकल्स के साथ बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।